So hello everyone, welcome back to the channel. So this is part number 3 of financial statements with adjustments. Part number 1 में हमने सीखा था कि इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी हैं और उन्हें किस तरीके से ट्रीट करना होता है। दूसरे पार्ट में हमने एक क्वेश्चन किया था, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन किया था, जिसके अंदर हमने उन सारी एडजस्टमेंट जो हमने क्लास 1 में सीखी उनकी एप्लीकेशन सीखी थी क्लास 2 में। आज है हमारी क्लास नंबर 3 और आज हम करेंगे रिमेनिंग जितनी भी एडजस्टमेंट बची है हमारी सारी की सारी आज की क्लास में हम अच्छे से कवर कर लेंगे। और फिर आएगी क्लास नंबर 4, पार्ट नंबर 4, जिसमें हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे जो पिछले क्वेश्चन से हायर एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा, जो आपको ये जो एडजस्टमेंट्स अब करवा रहा हूं इनकी एप्लीकेशन भी सिखा देगा। ठीक है जी, तो बहुत शानदार तरीके से बाकी सब एडजस्टमेंट्स को आज हम कवर करने वाले हैं। नोट पेन उठा लो, जैसे नोट्स मैंने आपको सिखाए हैं वैसे ही नोट्स बनाने हैं। कैसे भला कि हर चीज का लिखना है कि इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो क्या होगा, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है तो क्या होगा। कोई भी चीज इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो उसका एक ही ट्रीटमेंट होगा उसकी नेचर के बेसिस पे। कोई भी चीज आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है तो उसके दो ट्रीटमेंट्स होंगे, एक नेचर के बेसिस पे और दूसरा उसकी करेक्ट जनरल एंट्री के बेसिस पे। ये हम सीख चुके हैं बहुत अच्छे से। चलिए जी, बाकी के एडजस्टमेंट्स आज कवर करते हैं। तो सबसे पहले है मैनेजर्स कमीशन। बड़ी ही खास एडजस्टमेंट है ये। देखो, मैनेजर्स कमीशन, सबसे पहले हम ट्रीटमेंट सीखते हैं इसका कि इनसाइड ट्रायल बैलेंस हो तो क्या कहना है, इनसाइड ट्रायल बैलेंस हो तो क्या कहना है और आउटसाइड ट्रायल बैलेंस हो तो क्या कहना है। ठीक है, इनसाइड ट्रायल बैलेंस का मतलब आपको एक ही ट्रीटमेंट करना है। किस बेसिस पे करना है, नेचर के बेसिस पे करना है। और नेचर क्या होगी, मैनेजर को अगर आप कमीशन दे रहे हो तो आपके लिए क्या है वो बेटा, एक्सपेंस है। आप अपने मैनेजर को जैसे सैलरी देते हो वैसे ही उसको कमीशन दे रहे हो, तो बिजनेस के लिए क्या है वो, एक्सपेंस है। बिजनेस के लिए खर्चा है। अरे खर्चे जाते कहां है सर, खर्चे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, समझते हो। दूसरा आता है आउटसाइड। अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है तो पहला ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा जी, नेचर के बेसिस पे। नेचर क्या कहती है कि बेटा आप क्या हो, आप थोड़ी बेटा, मैनेजर्स कमीशन क्या हो, एक्सपेंस हो, और एक्सपेंस क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाते हैं। समझ में आती है बात। दूसरी चीज हम कहते हैं करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री देखो क्या होती है, मैनेजर्स कमीशन अगर बाहर दिया है ट्रायल बैलेंस से, अगर मैनेजर्स कमीशन बाहर दिया है तो इसका मतलब अभी तुमने वो पेमेंट नहीं करी है, तो पेमेंट करनी रहती है। तो करेक्ट एंट्री होती है इसकी, देखो करेक्ट एंट्री होती है मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। समझ में आती है बात कि मैनेजर कमीशन इस साल का खर्चा है, डेबिट कर दिया और अभी ये पे करनी रहती है, तभी आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, तो इसीलिए हमने इसको आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन भी बोला। तो दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा कि ये एक आपकी लायबिलिटी बनकर दिखेगी, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन के नाम से। चलो जी, तो हमें समझ आया कि मैनेजर्स कमीशन के ट्रीटमेंट क्या होंगे। इसके बारे में एक और खास बात ध्यान रखनी है आपको कि जो मैनेजर कमीशन होता है वो आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दिया गया होता है परसेंटेज के रूप में। जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, ऐसा बोल सकता है, या ऐसा बोल सकता है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, या ऐसा बोल सकता है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तीन तरीकों से आपको कमीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हो सकती है। अगली क्लास के अंदर आने वाले क्वेश्चन में इन्हीं में से एक मिलेगी भी, सही तो याद रखना अच्छे से। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन बोल सकता है कि 5% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, 5% ऑन कमीशन ऑन मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट्स, 5% मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तीन तरीके के केसेस मिल सकते हैं। इस केस में आप क्या करते हो, जो भी नेट प्रॉफिट आता है आपका मैनेजर कमीशन निकालने से पहले, जो भी नेट प्रॉफिट आता है आपका
ठीक है, उसका आप क्या करोगे 5/100 कर दोगे। मतलब जितने भी परसेंट है, सपोज 10% है तो बेटा 10/100, 15 है तो 15/100, 20 है तो 20/100। लेकिन क्वेश्चन अगर बोलता है कि 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स या 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग कमीशन, दोनों ही केसेस में आप क्या करोगे, दोनों ही केसेस में आप क्या करोगे, आप कहोगे जो भी मेरा नेट प्रॉफिट निकला इनटू 5/105। तो बेसिकली ये क्या हुआ, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, जितना भी परसेंट है, सपोज 10% है तो 10/100 प्लस 10 मतलब 110, 20% है तो 20/120। इस तरीके से आप क्या करने वाले हो, मैनेजर्स का कमीशन निकालने वाले हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, आपको अच्छे से आनी चाहिए। 6 नंबर के सवाल में 1 से 1.5 नंबर सिर्फ इस चीज का होने वाला है कि आप मैनेजर कमीशन सही से निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो। ठीक है जी, चलो अगली एडजस्टमेंट है मेरे पास इंप्लाइड एडजस्टमेंट्स। इन्हें हम प्यार से बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट्स, इन्हें हम प्यार से बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट्स, छिपी हुई एडजस्टमेंट्स। देखो इंप्लाइड का मतलब क्या होता है, इंप्लाइड का मतलब होता है अपने आप से समझो। मैं आपको कहूंगी इंप्लाइडली तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें अपने आप से समझ होनी चाहिए कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। दिस इज मीनिंग ऑफ इंप्लाइड। इंप्लाइड एडजस्टमेंट का मतलब है, कहता है ऐसी एडजस्टमेंट जो आपको अपने आप से समझनी है कि आपको इनको एडजस्ट करना है। ऐसी, पहले तो एडजस्टमेंट्स कैसी, कि अपने आप से समझना है कि क्या करना है उनका, उन्हें आप क्या बोलते हो, इंप्लाइड एडजस्टमेंट्स या फिर छुपी हुई एडजस्टमेंट्स, हिडन एडजस्टमेंट। छुपी हुई का मतलब क्या है कि कागज के नीचे छुपा रखी होगी, ना ना ना, बताता हूं कैसे। देखो ऐसे, जैसे आपके पास ये लिखा होगा कि 10% बैंक लोन, ये आपका, एक मिनट, ये आपका ट्रायल बैलेंस होता है ना, होता है ना, ये डेबिट होती है, ये क्रेडिट होती है, हाँ के ना, हाँ के ना, होती है सर। यूं लिखा होगा 10% बैंक लोन 1 लाख, ठीक है जी। फिर लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000, ठीक है। और दिखाता हूं आपको, यूं लिखा होगा सैलरी 11 मंथ्स 1,10,000, ठीक है। जैसे लिखा होगा लोन टू अमित, लोन टू अमित 2 लाख, कि मैंने दिया ये 30 सितंबर 24 में, ठीक है। आगे लिख देता हूं मैं 10%, 10 नहीं लिखते अपन, अपन लिख देते हैं भाई 15%। टू, सपोज मैंने ये 4 चीजें लिखी हैं, ये 4 चीजें इस तरीके से आपको आपकी ट्रायल बैलेंस में देखने को मिलती है, ठीक है, ठीक है। अब एक एक को मतलब समझो और आराम से उसका ट्रीटमेंट सुनते चले जाना। जैसे कि पहली चीज, जैसे कि पहली चीज मुझे क्वेश्चन में दी गई है 10% बैंक लोन। मेरा दिमाग काम करेगा, 10% बैंक लोन क्रेडिट बैलेंस है, मतलब मैंने बैंक से लोन ले रखा होगा, मैंने बैंक से लोन ले रखा होगा। और मुझे पता है कि यार मैंने बैंक से लोन ले रखा है, अगर मैंने बैंक से लोन ले रखा है तो मेरे को क्या करना चाहिए, बैंक लोन को, ट्रायल बैलेंस के अंदर की चीज है, ट्रायल बैलेंस के अंदर की चीज है, तो कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला, सॉरी सॉरी, लाइबिलिटी साइड चला जाएगा, हाँ कि ना। बैंक लोन क्या है, लाइबिलिटी है, तो हमने लाइबिलिटी साइड 1 लाख लिख देंगे, समझ में आती है बात। लेकिन लेकिन बेटा इंप्लाइड क्या है इसमें, ये देखो इंप्लाइड क्या है, अपने आप से समझने की बात क्या है। अरे ये 10% क्यों लगाया उसने, क्या शो ऑफ करने के लिए लगाया, कुछ तो काम का होगा ये 10% क्यों लगाया, ये 10% इसलिए लगाया, ये जो बैंक लोन है इसके ऊपर 10% का ब्याज है, इसके ऊपर 10% का ब्याज है। एक बात बताओ, बैंक से लोन तुमने ले रखा है तो ब्याज कौन कर देगा, हम बैंक को ब्याज देंगे। 10% लोन है बेटा, 10% कितना होता है 1 लाख का, सर इंटरेस्ट बनता है 10,000, हाँ कि ना, इंटरेस्ट कितना बनता है 10,000 बनता है। अच्छा इंटरेस्ट सर दिया कितना है, फिर आप देखोगे कि ट्रायल बैलेंस में कुछ दे तो रखा होगा, सर इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है कितना 2,000। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि इंटरेस्ट ऑन लोन बना कितना 10,000, क्यों बना, क्योंकि 1 लाख का बैंक लोन था, 10% का बैंक लोन था, 10% ऑफ 1 लाख कितना होता है 10,000 होता है। तो 10,000 का मेरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। अरे भैया उसमें से फिर नीचे दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000, मतलब 2,000 तुम दे चुके हो,
मतलब 2000 तुम क्या कर चुके हो, दे चुके हो। तो दूसरी बात जो मुझे समझ आती है इसी में से, इसकी पहली चीज तो मैंने ये लिखी, दूसरी चीज मुझे समझ आती है कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है। जल्दी बताओ बेटा, टोटल कितना था सर, 10,000 था, इसमें से पहले से कितना दे चुके हो बेटा, 2,000। आउटस्टैंडिंग कितना हुआ राजे, 8,000। जाता है दिमाग में, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हुआ, 8,000 हुआ। ट्रीटमेंट्स देखो, ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000 जो है, ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000 जो है, ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000 कहां जाएगा सर, इसकी नेचर है खर्चे की, खर्चे कहां जाते हैं, पी एंड एल की डेबिट साइड में। आती है बात समझ, ठीक है सर। ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, ये क्या है, इंप्लाइड एडजस्टमेंट है, क्योंकि इसके बारे में कुछ दिया नहीं हुआ, इंप्लाइडली हमने समझा कि आउटस्टैंडिंग ब्याज है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है जो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है जो कितने का, 8,000, दो जगह जाएगा। एक तो नेचर के हिसाब से क्या होती है बेटा, नेचर लायबिलिटी। दूसरा करेक्ट ट्रीटमेंट के हिसाब से इंटरेस्ट में रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, रिलेटेड एक्सपेंस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। रिलेटेड एक्सपेंस क्या है, रिलेटेड एक्सपेंस क्या है, रिलेटेड एक्सपेंस है बेटा, क्या है, इंटरेस्ट पेड। ये वाला जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, इसके अंदर प्लस कर दोगे कितना, 8,000। समझ में आई बात, फिर से देखो, जैसे ही मुझे क्वेश्चन ने बोला कि बैंक लोन है 1,00,000 का, हमने कहा ठीक है, हमने कहा चलो क्रेडिट की चीज है, लाइबिलिटी साइड में फेंक दो, है ना, नेचर के हिसाब से लाइबिलिटी साइड में जाने दो। फिर हमने कहा इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो होना चाहिए, इंप्लाइडली 10% लिखा है, तो हमने कहा 10% ऑफ 1,00,000 तो होता है सर 10,000। फिर नीचे पढ़ा तो यार इंटरेस्ट ऑन लोन तो 2,000 दे रखा है, तो समझ में आई कि यार 10,000 टोटल इंटरेस्ट है, उसमें से 2,000 तो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, बचा कितना, 8,000। 8,000 की एडजस्टमेंट हुई, क्या है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 8,000, जिसकी एडजस्टमेंट है। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ऊपर 2,000 वाला है ना, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है, तो डेबिट नेचर पी एंड एल की डेबिट में भाग जाएगा। ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 8,000 का, जो इंप्लाइड एडजस्टमेंट है, उसके दो ट्रीटमेंट होंगे, एक तो लाइबिलिटी साइड में और रिलेटेड एक्सपेंस में, दूसरा क्या होगा, ऐड होगा। आई बात समझ, आई बात समझ, जल्दी से हैंड रेस कीजिएगा जिसको समझ आ गई, शाबाश। अगला देखो, कहते सैलरी 11 महीने की 1,10,000। अरे बिजनेस तो पूरे साल चला होगा, है ना, तभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो। तो बेसिकली सैलरी 11 महीने की कितनी देर क्या बेटा, 1,10,000। तो एक महीने की सैलरी क्या है, तो एक महीने की सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। समझ में आई बात, कितनी है, अगर बेटा 11 महीने की 1,10,000 है, तो एक महीने की कितनी होगी, 10,000 होगी, हाँ के ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। इसके दो ट्रीटमेंट होंगे, एक तो, एक तो बोलो जल्दी से, एक तो क्या होगा, लाइबिलिटी में चला जाएगा नेचर के हिसाब से, दूसरा क्या होगा, रिलेटेड एक्सपेंस में जोड़ दो, मतलब कि सैलरी में प्लस कर दो। आई बात समझ, और ये जो सैलरी अंदर दे रखी है 1,10,000, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये जो सैलरी अंदर दे रखी है 1,10,000, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, सर खर्चा है पे एंड एल की डेबिट में, पे एंड एल की डेबिट में लिख दो। समझ में आई बात, समझ में आई बात। चलो अगला देखो, आगे कहते हैं कि 15% लोन टू अमित। लोन टू अमित का मतलब क्या होता है बेटा, आपने लोन दे रखा है, अगर नहीं विश्वास होता तो बैलेंस चेक करो, डेबिट बैलेंस है, मतलब एसेट की जैसी चीज है, मतलब आपने वाकई ही दे रखा है सामने वाले को। तो पहले तो हम इस लोन टू अमित को देखते हैं कहां लिखेंगे, लोन टू अमित को देखते हैं कहां लिखेंगे, लोन टू अमित को हम लिखेंगे, लोन टू अमित को हम लिखेंगे, लोन टू अमित हमारी एसेट है, हमने लोन दे रखा है सामने वाले को, तो हम कहां लिखेंगे, हम कहां लिखेंगे, हम कहां लिखेंगे, एसेट साइड लिखेंगे। समझ में आई बात, शाबाश। अच्छा दूसरी चीज, इसके ऊपर 15% इंप्लाइड इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट आप रिसीव करोगे कि पे करोगे, सर रिसीव करेंगे। तो ये क्या हुआ बेटा, रिसीव हुआ, इसमें से कुछ भी देखो कहीं दे नहीं रखा, अगर कुछ दे रखा होता कि इतना इतना रिसीव हो गया, फ्लाफला रिसीव हो गया, तो ठीक था, लेकिन नहीं दे रखा, तो मतलब कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, मतलब कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, कुछ दे रखा होता तो उतना रिसीव हो गया होता। 15% ऑफ 2,00,000 कितना होता है सर, 15% ऑफ 2,00,000 फॉर द पीरियड ऑफ, याद रखना बेटा, पीरियड ऑफ 30 सितंबर है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर देन फेब मार्च, 6 महीने का ब्याज लगेगा, 6 महीने का ब्याज लगेगा। 6/12, 0 से 0 उड़ा, 0 से 0 हो रहा, 3 × 4
तीन, अरे 6 × 2 ही हो गया भाई, तो आया 1000, 1000 × 15 कितना हुआ बेटा? 15,000। ये 15,000 क्या हुआ? ये 15,000 क्या हुआ? ये 15,000 हुआ एक्रूड इंटरेस्ट। क्या हुआ? एक्रूड इंटरेस्ट। मतलब कि इंटरेस्ट अर्नड, कमा तो लिया बट नॉट रिसीव्ड। क्या है? इंटरेस्ट अर्नड, कमा तो लिया बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ, बाहर दे रखा है, मतलब इंप्लाइड एडजस्टमेंट है। तो दो ट्रीटमेंट करोगे, कौन कौन से? एक नेचर के हिसाब से, एक नेचर के हिसाब से क्या हुआ बेटा? एसेट हुई, एसेट हुई। दूसरा करेक्ट ट्रीटमेंट के हिसाब से तो रिलेटेड इनकम में ऐड कर दोगे, रिलेटेड इनकम में प्लस करना है। समझ गए? जो भी आपको पीएनएल की क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट दिखे उसके अंदर जोड़ देना, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर लिख देना कि बाय इंटरेस्ट पीएनएल की क्रेडिट में। कहां लिखोगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दोगे। समझ में आती है बात? समझ में आती है बात? एक एसेट साइड और एक पीएनएल की क्रेडिट साइड। जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं ये। चलो अब आएंगी और शानदार शानदार एडजस्टमेंट्स। सो गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स, इनका क्या होगा? देखो देखो, इनसाइड ट्रायल बैलेंस है अगर, तो क्या होगा? और अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है तब क्या होगा? इनसाइड ट्रायल बैलेंस हो तो नेचर के हिसाब से, अगर आपने गुड्स गिवन एज सैंपल्स हैं, अगर आपने सैंपल्स के रूप में बांटे हैं तो मतलब ये आपका एक खर्चा होता है, एडवर्टीजमेंट के लिए आप बांटते हो, तो ये कहां जाएगा? ये कहां जाएगा? एडवर्टीजमेंट के नाम से। ठीक है, एक्सपेंस है तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। सॉर्टेड है कहानी। अगर आउटसाइड हुआ तो एक तो नेचर के हिसाब से, और बेटा नेचर क्या है इसकी? नेचर है वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि ये एक्सपेंस है। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा? करेक्ट एंट्री के बेस पे। और करेक्ट जनरल एंट्री क्या होती है अगर आपने गुड्स एज फ्री सैंपल्स बांट दिए तो करेक्ट जनरल एंट्री होती है बेटा जी, करेक्ट जनरल एंट्री होती है एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। आप परचेजेस को रिड्यूस करते हो, मतलब कि जो गुड्स आपने इस साल खरीदे आप उनको कहते हो कि हमने इतने के नहीं खरीदे हैं। मान लो तुमने 50,000 के सामान खरीदा, इसमें से 10,000 का गुड्स तुमने बांट दिए सैंपल्स के रूप में, तो सोचने की बात है इस साल का गुड्स का खर्चा कितना हुआ? वो तो 40,000 ही हुआ ना, 10,000 तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है। तो आप क्या करते हो? दूसरी चीज करेक्ट एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री ये करते हो, और इसका इंपैक्ट क्या होता है? परचेसेस में से माइनस कर देते हो। ये दिखती कहां पर है? ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेसेस दिख रही होती है ना, उनमें से आप क्या कर देते हो राजा? सब्ट्रैक्ट कर देते हो, सब्जेक्ट नहीं सब्ट्रैक्ट कर देते हो। समझ में आई बात? चलो, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स अगर प्रोप्राइटर लेगा तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है बेटा ड्रॉइंग्स। नाम क्या होता है उसका? ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो पहला ट्रीटमेंट नेचर के हिसाब से, नेचर के हिसाब से आप क्या करोगे? ड्रॉइंग्स मानोगे, क्योंकि इनकी नेचर क्या है? ड्रॉइंग्स है। अरे अगर नेचर ड्रॉइंग्स है तो ड्रॉइंग्स कहां जाती है? ड्रॉइंग्स जाती हैं कैपिटल में से माइनस हो जाती है। कैपिटल में से क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है ना? जब तुम बैलेंस शीट में लिखते हो ना कैपिटल लायबिलिटी साइड के नीचे नीचे, तो वहां माइनस कर देते हो। अगर 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 ये आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, तो पहला ट्रीटमेंट नेचर के बेसिस पे, और नेचर क्या है इसकी? नेचर क्या है इसकी? ड्रॉइंग्स, जिसकी वजह से क्या होगा? कैपिटल में से पहला ट्रीटमेंट होगा मेरे पास सेम वही कि ड्रॉइंग्स का पहला ट्रीटमेंट क्या होगा? वही नेचर के बेस पे। नेचर के बेस पे क्या करोगे बेटा आप? कैपिटल में से माइनस कर दोगे। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा? दूसरा ट्रीटमेंट होगा करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होगी? करेक्ट एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस
अकाउंट, है ना। इससे भी गुड्स तो रिड्यूस होंगे ही ना, नहीं समझे कि अगर पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले तो गुड्स तो रिड्यूस होंगे, तो परचेजेस तो क्रेडिट होगा ही होगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या दिखेगा आपको, परचेजेस में से माइनस। समझ आई। तो ये हुआ ड्राइंग्स का इन और आउट का ट्रीटमेंट, अगर ड्राइंग्स की गई हो गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज हो तो। फिर आता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ, स्टाफ में बांट दिए तो इनसाइड ट्रायल बैलेंस है, तो नेचर के बेसिस पे, नेचर के लिए चीज पता होनी चाहिए, चीज आप इसे बोलते हो स्टाफ वेलफेयर। क्या बोलते हो, स्टाफ वेलफेयर। स्टाफ वेलफेयर भी आपके लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। क्या है, एक एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाते हैं। अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस हो तो दो ट्रीटमेंट होंगे, पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, और दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, करेक्ट एंट्री। अगर आपने गुड्स स्टाफ में बांटे तो एंट्री क्या बनती है, स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ये हम सीख चुके हैं, है ना, ये हमने जनरल में भी सीखा था। तो बेसिकली स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, इसका फाइनल अकाउंट में ट्रीटमेंट क्या होगा, परचेजेस में से माइनस। फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट क्या होगा, परचेजेस में से माइनस। समझे बेटा। ये बेसिकली गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ, या फिर ड्रॉइंग्स इन, बेसिकली इन क्या बोलेंगे, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। इन तीनों के ट्रीटमेंट लगभग सेम होते हैं। अब आता है बड़ा ही शानदार ट्रीटमेंट, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट। बहुत ध्यान से सुनना इसको भी। कोई भी एबनॉर्मल लॉस होता है ना, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। मान लो जैसे लॉस हुआ तो आप कहते हो कि लॉस बाय फायर। सपोज मैं कहता हूं कि लॉस ऑफ गुड्स हुआ बाय फायर ₹50,000। ठीक है, 50,000 का लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर है। और ये नॉर्मल लॉस आपको दो जगह दे रखा हो सकता है, एक तो इनसाइड ट्रायल बैलेंस, एक आपको दे रखा हो सकता है आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। अगर तो नॉर्मल लॉस इनसाइड ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है, अगर तो नॉर्मल लॉस इनसाइड ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है, तो आप इसकी नेचर के बेसिस पे ट्रीटमेंट करोगे। और नेचर क्या होती है इसकी, एक्सपेंस लॉस की। सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस कहां आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। ठीक है, अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस एबनॉर्मल लॉस है तो पहला ट्रीटमेंट क्या होगा, नेचर के बेसिस पे। नेचर क्या है राजे, फिर से एक्सपेंस या लॉस की नेचर है, उस वजह से कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। समझ गए। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री, तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, देखो अगर मेरे गुड्स लॉस हुए 50,000 के, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इसका भी इंपैक्ट क्या हुआ, परचेजेस कम हो रहे हैं, तो परचेजेस को आप क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। तो बेसिकली क्या करोगे, परचेजेस में से माइनस कर दोगे क्या, लॉस बाय फायर, जितना भी अमाउंट होगा वो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। समझ में आती है बात। तो ये हुआ मेरा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ, ये हुआ एबनॉर्मल लॉस। कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, कोई भी लॉस हो, वो इस तरीके से ट्रीट हो जाएगा। अब यहां पर हमारी सारी की सारी एडजस्टमेंट्स खत्म होती हैं। हमने बहुत अच्छे से ये चैप्टर की जितनी भी एडजस्टमेंट्स, आपको क्या करना है, एक पेज लिखना है, उस पेज पे जितनी भी एडजस्टमेंट मैंने आपको लिखवाई उनका इन और आउट दोनों के ट्रीटमेंट लिखने हैं। इनमें नेचर के हिसाब से, आउट में एक नेचर और एक करेक्ट एंट्री के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट्स लिखने हैं। और उस नोट्स को बहुत अच्छे से संभाल के रखना और कोशिश करने की एक रेगुलर इंटरवल के बाद आप उन नोट्स को पढ़ रहे हो, जैसे कि हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते में एक बार। अच्छा, अरे हफ्ते कहाँ, अब तो पेपर शुरू होने वाले हैं ना, हफ्ते में पढ़ोगे तो फिर तो 12वीं तक याद होंगे। तो क्या करना है, हर 2 दिन बाद, हर 3 दिन बाद
इस तरीके से आपको वो डेली बेसिस पे रीड करने हैं, एकदम अपने मन में बिठा लेने हैं। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और वहां पर हम क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर 4 और सारे का सारा चैप्टर बहुत अच्छे से रैप अप हो जाएगा उस क्वेश्चन के साथ, क्योंकि दैट क्वेश्चन इज बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन। बट अगर आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो आप अच्छे से समझ भी जाओगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फुल फ्लेजेड क्वेश्चन के साथ। तब तक आपको क्या करना है, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को पढ़ के अपने नोट्स में लिखना है, और एक होमवर्क के रूप में जिसने भी सबसे सुंदर नोट्स बनाए होंगे उसको मैं स्पेशल मेंशन दूंगा अपने कमेंट सेक्शन में। उसके लिए आपको करना क्या है, जो भी आपके नोट्स हैं वो मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे भेजने हैं। ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, वहां पे आपने वो नोट्स सेंड करने हैं। मैं खुद से सारे के सारे नोट्स देखूंगा और जो बेस्ट नोट्स होंगे उनको स्पेशल मेंशन हमारे चैनल पे मिलेगा। ठीक है जी, तो अच्छे से पढ़ाई करते चले जाओ और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।